नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जहांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नए बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का नया बिंदु। और आज की जो बिंदु का नाम होगा वो है संज्ञा। आज का जो नया बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों वो है संज्ञा। सबसे पहले चर्चा करें तो संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो सम प्लस ज्ञा। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस ज्ञा, जिसका मतलब सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान से। बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो संज्ञा शब्द में जो संधि होगी वो होती है व्यंजन संधि। हम बात करें संज्ञा शब्द में तो संज्ञा शब्द में संधि होती है व्यंजन संधि, और संज्ञा का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस ज्ञा। संज्ञा शब्द के बारे में चर्चा करें तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम, यानी कुल मिला के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो नाम है वही संज्ञा है और संज्ञा को ही नाम कहते हैं। यानी संज्ञा जो है बिंदु वो हिंदी व्याकरण में केवल और केवल नाम का बोध करवाने के लिए ही जोड़ा गया है। अब बात करें संज्ञा की परिभाषा के बारे में तो संज्ञा की जो परिभाषा है यहां लिख देता हूं मैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी फिर से समझने की कोशिश करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जो प्रकार की बात करें तो संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन की बात करें तो भाववाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा की परिभाषा एक बार मैं फिर से बता देता हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। एक नंबर व्यक्तिवाचक, दो नंबर जातिवाचक और तीन नंबर की बात करें तो भाववाचक संज्ञा। एक नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान विशेष के, यहां विशेष शब्द जोड़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में। किसी व्यक्ति या हम प्राणी से ले सकते हैं। किसी व्यक्ति कह दो चाहे प्राणी कह दो, परिभाषा फिर से सुने। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान विशेष के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, जैसे हम कहीं राम हो गया, जैसे कालिदास हो गया। वस्तु में ले तो वस्तु में ले सकते हैं जैसे उषा मशीन, या बात करें LG फ्रिज, इनकी कंपनी दी होगी साथ में। फिर इसके बाद में स्थान विशेष की बात करें तो जैसे जयपुर हो गया, मानो अपने अलवर हो गया,
आगरा मान लो, या बात करें विराटनगर, तो इन सब में जो संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखें तो अपने जो भी महीनों के नाम होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हिंदी माह की बात करें जैसे चैत्र, आश्विन, श्रावण, ये जो सब नाम होंगे इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा जैसे हम वार की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे 7 वारों के नाम ले लो। इसके अलावा हम देखें तो किसी नदी का नाम लेंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सरयू, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद में हम जैसे पहाड़ों के नाम ले, हिमालय हो गया, अरावली हो गया। हम इसी प्रकार से जैसे समाचार पत्रों के नाम देखें तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी हो गया। धार्मिक पुस्तकों के नाम और किताबों के नाम, जैसे धार्मिक पुस्तक हो गई, धार्मिक अपन इसको ग्रंथ भी कह सकते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण हो गई, बाइबिल हो गई, या हम जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान हो गया। तो इन सब में भी संज्ञा की बात करें तो कुल मिलाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, अगर बात करें कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ये एक वचन में प्रयुक्त होती है। विशेष ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? एक वचन में प्रयुक्त होती है। बात करेंगे जातिवाचक की। दूसरे नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा। दो नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो संज्ञा है इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति या प्राणी कह सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार है किसी प्राणी, वस्तु, प्राणी की जगह व्यक्ति भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा मनुष्य है, उदाहरण में देखेंगे कि मनुष्य जाति के संपूर्ण वर्ग का, ये एक जो शब्द लिखा मैंने मनुष्य है, ये समस्त जो मनुष्य जाति है उनके नाम के अर्थ का बोध करवाता है। जैसे आप लोग पशु है तो पशु भी संपूर्ण पशु जाति के नाम के अर्थ का बोध करवाता है, पशु शब्द भी। इसके अलावा देखें पक्षी है, या जैसे अभी मैंने लिखा वस्तु में ले पंखा है, अभी तो मैंने पंखा लिखा, पंखा शब्द लिखा है, तो यहाँ पंखा शब्द में अगर संज्ञा की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अगर इसमें नाम जोड़ दे, जैसे कंपनी का नाम जोड़ दे, और यह मानो जैसे ओरिएंट का पंखा है, ओरिएंट का पंखा है, ओरिएंट का पंखा है, अब इसमें संज्ञा की बात करें तो यहाँ व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी का नाम दिया है, इसकी जो ब्रांड है उसका नाम दिया है, तो अगर इसकी कंपनी का नाम दे और फिर वस्तु का नाम दे साथ में और वहां संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और बिना कंपनी या बिना उसकी जो ब्रांड है उसके अलावा अगर नाम दे, पंखा शब्द दे और फिर वहां चाहे पंखा हो, चाहे मोबाइल हो अपना, चाहे फ्रिज हो, चाहे मशीन हो, चाहे अपना पेन हो या अपना टीवी हो, कुछ भी हो, उसकी कंपनी नहीं है, केवल उसका नाम है, शब्द है, तो वहां संज्ञा की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। फिर इसके अलावा जैसे और उदाहरण की बात करें जातिवाचक संज्ञा के, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के नाम,
प्राकृतिक आपदाओं में आंधी है, तूफान, चक्रवात। इसके अलावा जैसे पहनने, ओढ़ने, बिछाने की कुछ वस्तुएं, जैसे हम बात करें कंबल है, बात करें चप्पल, जूते, इन आदि जो नाम है इनमें भी जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो कुछ जो अपने सवारियों के नाम होते हैं, जैसे आवागमन के जो संसाधन होते हैं, अपना वायुयान है, रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, इनके नामों की भी बात करें तो इनके नामों के अंतर्गत भी जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में मैं चर्चा करूं तो प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा के भी दो उपभेद होते हैं। एक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। एक नंबर पे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। नंबर दो की बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से आपको अवगत करवा देता हूं कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसकी परिभाषा होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग या किसी शब्द, वस्तु, स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग के अर्थ के नाम का बोध करवाए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक नंबर पे समुदायवाचक, ये इसी का दूसरा नाम है समूहवाचक संज्ञा। और नंबर दो की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा। हम नंबर एक के बारे में चर्चा करेंगे, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए, समुदायवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय के नाम के अर्थ का बोध करवाते हैं। यानी कुछ संज्ञा शब्द होंगे और उन शब्दों से आपको ये प्रतीत होगा कि एक समूह है, यानी एक संपूर्ण वर्ग के अर्थ के नाम का तो बोध करवाएंगे, अपितु इसके साथ साथ एक समूह के अर्थ का भी बोध करवाएंगे, समूह के अर्थ का बोध करवाएंगे। तो कुछ शब्द हैं जैसे सभा शब्द है, कक्षा शब्द है, परिवार शब्द है, भीड़, टोली, गुच्छा, झुंड, जत्था, परिवार, पुलिस, सेना, दल, टीम, समिति। जो मैंने शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और जातिवाचक अपने को विकल्प के रूप में नहीं देखने को मिले तो प्रिय विद्यार्थियों वहां समुदाय या समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे मैं बात करूं, परीक्षा में प्रश्न होगा कि सभा शब्द में संज्ञा है, सभा शब्द में संज्ञा है और विकल्प आपके सामने होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। और अगर विकल्प में आपको समूह या समुदायवाचक ऑप्शन में नहीं देखने को मिले या विकल्प में नहीं देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों आपको जातिवाचक संज्ञा करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, या आपका जो विकल्प सही माना जाएगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा वाला। और अगर जातिवाचक संज्ञा भी विकल्प में है, समुदाय भी विकल्प में है, तो ऐसी स्थिति में आपका समुदायवाचक जो विकल्प होगा वो सही माना जाएगा। बात करते हैं
नंबर 2 प्रकार के बारे में, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो वे संज्ञा शब्द जो किसी नापतोल के अर्थ का बोध करवाएंगे। नापतोल का मतलब जिसकी गणना नहीं हो सकेगी, उनका अपन मात्रा या उनका जो नापतोल होगा वो करेंगे। तो वे संज्ञा शब्द जो नापतोल का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला, तेल, चांदी, सोना, पीतल, शराब, गेहूं, चना आदि। इन सभी शब्दों के अंतर्गत जो संज्ञा मानी जाएगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। ऐसा ही द्रव्यवाचक वाले विकल्प के साथ होगा। अगर ऑप्शन में दोनों है, जातिवाचक भी विकल्प में है और द्रव्यवाचक भी है, तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों द्रव्यवाचक संज्ञा मानना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके अलावा चर्चा करें तो अगला जो संज्ञा का प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। हम चर्चा कर रहे हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार के बारे में। जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो है वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि के नाम के अर्थ का बोध करवाते हैं। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा के नाम के अर्थ का बोध करवाते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा की एक सबसे सरल जो परिभाषा है, ये जो भाववाचक संज्ञा की जो दूसरी परिभाषा है तो वो क्या है कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने मीठा शब्द लिखा, मीठा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ेंगे और संज्ञा बन जाएगी मिठास, संज्ञा बनेगी मिठास। अब बात करें मिठास शब्द में संज्ञा है तो यहाँ अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके अलावा जैसे गरीब प्लस ई संज्ञा बनेगी भाववाचक और शब्द बनेगा गरीबी, और गरीबी शब्द में जो संज्ञा मानी जाएगी वो होगी भाववाचक। इसी प्रकार से जैसे शब्द है मोटा और प्रत्यय है आपा और नया शब्द बनेगा मोटापा। मोटापा शब्द है और मोटापा शब्द में संज्ञा की बात करें तो यहाँ जब भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसी प्रकार के विद्यार्थियों जैसे कुछ शब्द हैं, शैशव है, इसके अलावा है पशुता है,
यानी इसको पशुत्व भी कहते हैं। तो ऐसे अनेक शब्द हैं, इनके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अब बात करें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन से वचन के अंतर्गत प्रयुक्त होती है? सबसे विशेष बात है प्रिय विद्यार्थियों कि भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? एक वचन में। इससे पहले की बात करें तो मैंने क्या कहा था कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ये प्रिय विद्यार्थियों एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में होती है? एक वचन में। बात करें जातिवाचक की, तो जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक जो संज्ञा है ये प्रयुक्त होती है प्रिय विद्यार्थियों बहुवचन में, ये बहुवचन में प्रयुक्त होती है। अब बात करें जातिवाचक के जो दो उपभेद पढ़े हमने, जातिवाचक की जो दो उपभेद पढ़े हैं, जैसे एक का नाम लें तो समुदायवाचक, तो समुदाय या समूह वाचक जो संज्ञा है ये भी प्रिय विद्यार्थियों एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन से वचन में? एक वचन में। इसके अलावा जो दूसरा भेद था, यानी जो जातिवाचक का दूसरा उपभेद था, उसका नाम था द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है इसका ये भी है जो एक वचन में प्रयुक्त होती है। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ये भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार भाववाचक जो संज्ञा है ये भी प्रिय विद्यार्थियों एक वचन में प्रयुक्त होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि परीक्षा में परिभाषा ना दे, परीक्षा में उदाहरण ना दे और सीधा सीधा प्रश्न बन जाए कि भाववाचक जो संज्ञा होती है ये कौन से वचन में प्रयुक्त होती है। तो आपका जो विद्यार्थियों सही उत्तर होगा वो होगा एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। अब वो चाहे ए विकल्प में हो, चाहे बी विकल्प में हो, चाहे सी में हो, चाहे डी में हो, आपका सही होना चाहिए एक वचन संज्ञा। अब बात करेंगे कुछ जो शब्द हैं, अब कुछ शब्द हैं जैसे विद्यार्थी, जैसे कुछ शब्द हैं ये अपने आप में भाववाचक के माने जाते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये चार शब्द लिखे मैंने। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। इनके अंतर्गत संज्ञा की बात करें तो इनके अंतर्गत विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ये चार शब्द हैं, ये अपने आप में भाव के अर्थ का बोध करवाते हैं और इनमें संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। और भाववाचक जो संज्ञा है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। बात करें परिभाषा की तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, दिशा या स्थिति के अर्थ के नाम का बोध करवाते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने दूसरी परिभाषा जो बताई वो थी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, फिर से समझने की कोशिश करें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रिय विद्यार्थियों प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अलावा हम संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो संज्ञा के प्रकार से, संज्ञा के जो उपभेद हैं उनसे, या मैं कहूँ संज्ञा से जो मैंने कहा एक वचन, बहुवचन, इनसे भी हटकर जो परीक्षाओं में प्रश्न बनता है वो मैं जो आपको चार महत्वपूर्ण विकल्प बताऊंगा उनसे उन्हें आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और वो चार विकल्प, चार जो विशेष महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो इस प्रकार से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 की। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 की परिभाषा यानी कि जो नियम है वो क्या कहता है कि जैसे अगर कोई भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां
जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 है उसकी जो परिभाषा है, यानी अगर कोई भाववाचक संज्ञा शब्द है और उसका हम बहुवचन में परिवर्तित कर दें तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, आजकल शहर में चोरियां हो रही हैं। आजकल शहर में चोरियां हो रही हैं, तो देखो यहाँ चोरी शब्द है। चोरी शब्द अपने आप में भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन इसका बहुवचन बनाने पर यहाँ जो संज्ञा मानी जाएगी वो जातिवाचक होगी। यहाँ संज्ञा होगी जातिवाचक होगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 2 की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 2, कुछ विशेषण शब्द है। जैसे अगर विशेषण शब्दों को, कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषण है, इन विशेषण शब्दों को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 2 की बात करें तो विशेषण शब्द है कुछ, अगर इनको हम बहुवचन में प्रयुक्त कर देंगे तो वहां जो फिर संज्ञा होगी वो जातिवाचक मानी जाती है। यानी विशेषण शब्दों को बहुवचन में प्रयुक्त करने पर जो संज्ञा शब्द बनेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे ये बड़ा शब्द है तो ये विशेषण है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण शब्द है बड़ा शब्द, अगर इसका बहुवचन बना देंगे तो बड़ों का आदर करो। और अब यहाँ संज्ञा की बात करें तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों नंबर 3 की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 3 की बात करें, अगला तथ्य है अगर किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य व्यक्तियों से या अन्य व्यक्ति से की जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की तुलना अन्य व्यक्ति से कर दी जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो देखो सीता की तुलना लक्ष्मी से की जा रही है। जैसे अपनी लक्ष्मी माता जो देवी है उनसे सीता की तुलना की जा रही है, यानी सीता की तुलना लक्ष्मी से की जा रही है। तो यहाँ लक्ष्मी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा ना करके जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इन छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। और नंबर 4 की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 4, अगर जातिवाचक
अगर कोई जातिवाचक शब्द, फिर से समझने की कोशिश करें, अगर कोई जातिवाचक शब्द या संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है या होती है। यानी अगर कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और वो व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब ये शुक्ल शब्द है, ये संपूर्ण जाति के अर्थ का बोध नहीं करवा रहा। शुक्ल जी से यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी से, और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और रेखांकित कर दे कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो यहाँ शुक्ल जी, जो शुक्ल शब्द है इसमें संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन महत्वपूर्ण जो मैंने 4 तथ्य बताए आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से अधिकांशतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अपने को देखने में लगता है कि ये उस जातिवाचक का होगा, लेकिन वो माना जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कुछ व्यक्तिवाचक का दिखाई देता है लेकिन होता है वो जातिवाचक संज्ञा का। कुछ भाववाचक के होते हैं लेकिन वो माने जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें नए बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से, सुचारू रूप से कक्षाएं उपलब्ध होती रहें। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।